हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका 29 फरवरी को जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है क्लास 12th का। तो उसका यह मॉडल पेपर हम लाए हैं। सेम ऐसा ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए पेपर मिलेगा। तो इस पेपर को अगर आप पूरा हल कर लेते हैं तो आप लोगों का 80-90 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और इस वीडियो में पूरा इस प्रश्न को हम हल करके भी दिखाएंगे। अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF आज जा कर के आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक पार्ट हमने पहले ही ला चुका है, इसका सेकंड पार्ट है, आप लोग जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला खंड आपको यहाँ मिलता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि इसमें लगभग एक प्रश्न का होता है, क ख ग घ ऐसा करके होता है। तो प्रश्न नंबर पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसका क नंबर प्रश्न क्या है, अनुवांशिकतः रूपांतरण पौधा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है। पहला विकल्प दिया है बीटी मक्का, दूसरा बीटी कानन, तीसरा बीटी राइस। इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ख नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कूट असत्य फल है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सेब। ग नंबर प्रश्न है, आवृत्त बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या x होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3x। यहाँ पूछा गया संख्या x में कितनी होती है, 1x, 2x, 3x या 4x। तो वो होती है 3x। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। घ नंबर प्रश्न है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी साल्मोनेला। ये टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। अगर आप लोग ये पूरा पेपर तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का 80 या 90 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से चालू होता है। दूसरे का क दिया गया है, पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। चलिए इसका उत्तर बताते हैं। पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF बोलते हैं, निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क शुक्राणु से कराया जाता है। इसके बाद गर्भाशय में रख दिया जाता है। ख नंबर प्रश्न है, दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। सही जवाब होगा, उत्तर होगा इसका, दूध से दही बनने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ये प्रश्न आपके लिए हर एक पेपर में आता है। 2019 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था और 23 में भी आया था। 24 में भी ये आएगा। लैक्टोबैसिलस आप लोग याद कर लीजिए, जो कि दूध को दही में बनने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए, ग नंबर प्रश्न है, RNA एवं DNA की शर्करा में अंतर क्या होता है। उत्तर होगा, DNA में डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, जबकि RNA में राइबोसोस शर्करा पाई जाती है। अब देखिए ग नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। उत्तर होगा, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। MS स्वामीनाथन ने ही भारत में हरित क्रांति लाई थी। अंग नंबर प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। उत्तर होगा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो कि 23 के जोड़े में होते हैं। अब अगला देखिए शुरू होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए तीसरा प्रश्न का क्या दिया गया है, मानव शुक्राणु का एक नामांकन चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से मानव शुक्राणु का नामांकन चित्र बना लेना होगा। इस पर आपको लगभग 5 या 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए इसमें आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो ले सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीसरे का क्या वो था, तीसरे का ख नंबर प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देते हैं। प्रभाविता नियम, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। यह एक संकरण है जिस एक जोड़ी विरोधी लक्षणों का संस्करण कराया जाता है, अर्थात जब प्रभावी और अप्रभावित लक्षणों को लेकर के संस्करण करते हैं तो प्राप्त संगत में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसे प्रभाविता के नियम कहते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। आप इसकी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। उत्तर होगा, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु कूट AUG और प्रथम अमीनो अम्ल मेथियोनाइन है। घ नंबर प्रश्न है, BT कपास का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा BT फसलें। हेडिंग डालना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न कर रही हैं जिनमें कीटनाशकों को आवश्यकता नहीं। उत्तर डालेंगे, लिखेंगे BT फसलें हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न कर जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये पादप जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। इसमें देखिए हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आपको इसमें हेडिंग बाय हेडिंग आपको दिखाते हैं हम लिख करके।
ऐसे आपको एक पॉइंट डालना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस यूरेंजीनियस नामक जीवाणु से बना होता है। इस प्रकार के फसलों को बीटी फसल कहते हैं। इसमें अगला हेडिंग फिर डाल के लिखना पड़ेगा एक टॉपिक और, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी सोयाबीन, बीटी तंबाकू आदि। अब अंगा नंबर प्रश्न है, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? उत्तर होगा सक्रिय प्रतिरक्षा। हेडिंग डाल के आपको लिखना पड़ेगा, इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति आकर्षित होती हैं। इसमें आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको बताते हैं। पहला हो जाएगा प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। दूसरा होगा यह लंबे समय के पथ आराम प्रदान करती हैं। तीसरा होगा यह कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। चौथा होगा यह चिरस्थायी होती हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा में लिखेंगे, पहला, इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षी को प्रतिजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के शरीर में निवेशित रहते हैं, जैसे सर्प का विष। दूसरा होगा यह तुरंत आराम प्रदान करती है। तीसरा होगा इसके कारण प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक कर दीजिएगा और 20 कमेंट कर दीजिएगा। अगला वीडियो आपको फटाक से मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए अति लघुत्तरी का चौथा प्रश्न है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकन चित्र बनाइए। तो ये मलेरिया परजीवी का नामांकन चित्र जो कि उसके जीवन चक्र पे आधारित है, ये आप लोग पेपर में बना देंगे तो आप लोग को यहाँ से 5-6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ख नंबर, पुष्पी पौधों में मादा गुरु बीजाणु बीजांड एवं युग्म कोफ्रिद भ्रूणकोश सहित नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे देखिए आपको पौधों का मादा का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए हमने बना दिया है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको 1 या 2 चित्र बायोलॉजी में बनाने के लिए आएगा। अब देखिए ग नंबर प्रश्न है, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्मजीवी की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवा की भूमिका। हजारों वर्षों से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थों को बनाने में कुछ जीवाणुओं और ईस्ट कोशिकाओं का रसोई में उपयोग करता आया है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला उदाहरण आपको देना पड़ेगा आयुर्वेदिक कीटनाशक। पहला उदाहरण आपका है आयुर्वेदिक कीटनाशक। कुछ सूक्ष्मजीवी जैसे ट्रिटोडर्मा और बैक्टीरिया खेतों में फसलों को कीटनाशक के रूप में प्रदान करके प्रदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिलती है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा में प्रभावी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें सूक्ष्मजीवी जैसे एक्टिनोमाइडीजियस और माइकोराइजा पौधों के लिए पोषण तत्वों में सुलभ कराने में मदद करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों की उत्पादन में सुधार होता है। तीसरा है उर्वरक कणों का पुनर्चक्र। कुछ सूक्ष्मजीवी जैसे कि नाइट्रोजन सहायक बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद उर्वरक कणों को पौधों के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। अब घ नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर होगा मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूल। कम वर्षा वाले स्थान पर जलवायु शुष्क हो जाती है और मिट्टी रेतीली एवं मृत हो जाती है। ऐसे स्थानों को मरुस्थल या रेगिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार के आवासों में उगने वाली वनस्पतियों को मरुद्भिद भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन आवासों में पाए जाने वाले प्राणियों को मरुस्थलीय प्राणी कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी में जल उपलब्ध होने के बाद भी पौधों द्वारा इनका उपयोग नहीं हो पाता है। अब इसमें कुछ बताएंगे। मरुद्वीय पादपों में अनुकूलन निम्नलिखित है। हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे। पहला, कुछ मरुद्वीय पौधे के रंध्र में मोम जैसा आवरण होता है। इससे पौधों का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, ये रात्रि के समय खुलते हैं। अगला है, प्रायः मरुद्वीय पौधों की जड़ में भूमि से अधिक गहराई तक जाती है। उदाहरण एक्सोपैकेस। अगला है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं, जैसे नागफनी के कांटेदार रूपांतरित पत्तियां। अगला है, काष्ठीय मोटी छाल वाला तना पत्तियों का कार्य करता है, जैसे नागफनी।
अगला इसमें बताएंगे मरुद्विंद जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन बताएंगे, इसका भी टॉपिक बाई टॉपिक आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हो जाएगा मरुस्थलीय जंतुओं में सबसे पहला नाम रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊँट का आता है। ऊँट के पैरों के पंजे मोटे, गद्देदार एवं चौड़े होते हैं, जो इन्हें मरुस्थल में चलने के अनुकूल बनाता है। इनमें विकसित कुबड़ में वसा एकत्रित रहती है, जो इन्हें कम प्यास की अनुभूति कराता है। ऊँट रेगिस्तान में लगभग 15 से भी अधिक दिन तक बिना पानी पिए कार्य कर सकता है। अगला टॉपिक होगा कुतरने वाले चूहे। गिलहरी सूखे बीजों, रस्तेदार गुद्देदार कैक्टस तथा दूसरे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनसे इन्हें पानी की आपूर्ति हो जाती है। ये जंतु दिन के समय बिल में रहते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम के हासर को कम कर सकें। अगला है रेगिस्तान में रहने वाली छिपकलियाँ तथा सर्प। शीत ऋतु में ज़मीन में लगभग आधा मीटर गहराई में चले जाते हैं। पांचवा का है परागकण क्या होता है। पौधों में परागकण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर होगा, हेडिंग डालेंगे आप लोग, परागकण लिखेंगे। उसमें किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों को पहुंचाने की क्रिया को परागण कहा जाता है। परागण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण होता है, स्वपरागण में एक पुष्प परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधों के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। दूसरा हो जाएगा पर परागकण। पर परागकण में एक पुष्प पर परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। पर परागकण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा वायु परागकण, दूसरा जल परागकण, तीसरा जंतु परागकण। अब ख नंबर प्रश्न क्या है, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखना है, तो आप लोग उत्तर में हेडिंग डालेंगे वाहित मल उपचार। इसमें लिखना है वाहित मल उपचार मलजल प्रशोधन या घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन, गंदा जल और घरेलू दोनों प्रकार से अपशिष्ट जल और घरेलू मलजल से संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया, और इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। ग नंबर प्रश्न है समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन लिखिए। अब उत्तर में आप डालेंगे हेडिंग समष्टि। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय पर निवास करने वाली समान जाति के समूहों को समष्टि या आबादी कहा जाता है। समष्टि की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला जन्म दर, दूसरा औसत आयु, तीसरा मृत्यु दर, चौथा अप्रवासन, पांचवा लिंग अनुपात, छठवां उत्प्रवेशन। अब घ नंबर प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है। अब प्रोटीन संश्लेषण में आपको आरएनए की भूमिका बताना है, तो उत्तर होगा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक जीवाणु व स्तनपायी कोशिका में होता है। यहाँ से प्रोटीन बनने में सहायक होता है। अब इसमें टॉपिक कुछ लिख देंगे। पहला टॉपिक प्रोटीन संश्लेषण में यह नामक प्रक्रिया को स्थापित करने में मदद करता है, जिससे अमीनो एसिड्स को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनता है। आरएनए में लिखे जाने वाले जीन विशिष्ट कोड कहते हैं, यह जो निर्देशित करते हैं कौन कौन से अमीनो एसिड कहाँ जुड़ने हैं और कितने के समूह का प्रोटीन बनना है। अब छठा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब इन चारों पे आपको यहाँ पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, जिससे आप लोगों को यहाँ पे 10 नंबर या 8 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो इन सब में से आपको सब पे तैयार कर लेना टिप्पणी, आप लोग इसको बुक से पढ़ लीजिएगा। चलिए तो हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इसको हम पढ़ के आपको बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये पहले का हो गया, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। और ये हो गया आपका पहले का, देखिए इतना और बाकी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हो जाएगा ख का, असंगजन का हो जाएगा इसका उत्तर। अब ग नंबर का यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, दिखाते हैं। शुक्राणु को आपको पहले ही बता दिया, ये हो गया अंडाणु। दोनों को आपको यहाँ पे सचित्र वर्णन यानी कि चित्र सहित आपको वर्णन यहाँ पे करना होगा, तभी आपको पूरा नंबर यहाँ से मिलेगा। हेडिंग डालेंगे शुक्राणु। शुक्राणु में लिखना पड़ेगा मानव शुक्राणु टेडपोल की आकृति का लगभग 60 लंबा अनुगणित तथा चर नर युग्मक होता है। शुक्राणु के भाग होते हैं शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पुच्छ। अब हेडिंग डालेंगे शीर्ष। इसमें लिखेंगे शीर्ष शुक्राणु का अग्र एवं प्रमुखतम भाग है। इस भाग में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के आगे एक टोपी प्रकृति की संरचना एक्रोसोम पाई जाती है। शीर्ष सहित शुक्राणु का पूरा शरीर एक झिल्ली से ढका रहता है।
अगला हेडिंग डालेंगे ग्रीवा। यह शीर्ष के मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रिटोल होता है। पुच्छ का अंशीय तंतु सेंट्रिटोल से निकलता है। अगला है मध्य भाग। इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला हो जाएगा पूंछ, जिसे टेल बोलते हैं। यह शुक्राणु का अंतिम और सबसे लंबा भाग है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। इसका अंतरिम सिरा नग्न होता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और अगले टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।